हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्नर शीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से साइंस बुक का चैप्टर 15 जो है आर एनवायरमेंट। इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का मतलब जैसे कि जो चेंजेस होती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वो अफेक्ट करती है हमें, है ना। और जो हम चेंजेस करते हैं तो वो भी इफेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट को। तो जैसे कि ह्यूमन एक्ट, जैसे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ क्या है, अफेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट को। तो एक बार लिख लेते हैं जो एक्सप्लेन किया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर। तो जो चेंजेस है ना, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आर, है ना। जो भी चेंजेस होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर वो हमें अफेक्ट करती हैं और हम जो चेंजेस करते हैं एंड आर एक्टिविटीज़ चेंज द इन्वायरमेंट, चेंज द environment अराउंड अस। तो अब जैसे कि, है ना, ये हो गया। अब जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि पोल्यूशन है, हम ही फैलाते हैं। डिफॉरेस्टेशन है, जंगल बिल्कुल ही नहीं बचे, आजकल तो बहुत कम बचे हैं, तो वो भी हम ही करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। तो ये सारी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमें होती हैं। पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में इतने सारे लेयर्स हैं, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ओजोन लेयर पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों पे अफेक्ट पड़ता है, पोल्यूशन का, डिफॉरेस्टेशन वगैरह का। तो यहाँ पर ये लाइन एक और जोड़ देते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड टू पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सेट्रा, हैं। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को। अब सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ओजोन लेयर को। तो जब ओजोन लेयर की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर होती है हमारे लिए। तो इसको पहला पॉइंट इसका लिखते हैं हम कि जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है हमें। हम ये ओजोन लेयर हमारे पूरे अर्थ पे एक ब्लैंकेट की तरह है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, यानी कि जो सनलाइट आती है वो डायरेक्ट हम पे ना आए। अगर वो डायरेक्ट आ जाएगी तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए वो ब्लैंकेट की तरह, ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट की तरह हमारे पूरे अर्थ पे रहती है। तो यही लाइन फर्स्ट हो गई, ओजोन लेयर is a protective ozone layer is a protective blanket around the earth। ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ पे, जो कि हार्मफुल रेज जो आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको वो अब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, जो सनलाइट्स हैं, और फिर हमें प्रोटेक्ट करती है काफ़ी सारी प्रॉब्लम से। जैसे कि ओजोन लेयर से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि आगे और लिख लेते हैं एक लाइन कि जो हार्मफुल रेज हैं, द हार्मफुल यूवी, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहते हैं, रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, सनलाइट, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है ना। और इससे काफ़ी सारी, अगर ये जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट अगर हम पर आएगी तो उससे बहुत सारी हेल्थ हज़ार्ड्स, यानी कि हमारी हेल्थ को बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे कि काफ़ी सारे बीमारियां आ सकती हैं हमारे, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, ब्लैक स्पॉट्स पड़ सकते हैं हमारी स्किन पर, और भी प्लांट्स को भी बहुत नुकसान होगा इस चीज़ से अगर डायरेक्ट यूवी रेज पड़ेंगी, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होती हैं। कैंसर हो जाता है, आंखों में मोतियाबिंद हो सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये निमंत्रण देती है अगर डायरेक्ट यूवी रेज आएगी हमारे अर्थ पे तो।
और फिर उसके बाद एक और पॉइंट है इसका, ये तो हो गए डिसीज़ के क्या क्या डिसीज़ हो सकते हैं अगर यूवी रेज डायरेक्ट हम पर आएगी तो। फिर उसके बाद ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट कहाँ होती है, तो ओजोन लेयर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो ओजोन का सिंबल है O3। O3 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल, at higher levels of atmosphere। एटमॉस्फेयर के एकदम हाई सबसे ऊपर ये मिलती है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है सबसे हायर लेवल पर जो होता है। अब आगे ये काफ़ी डेडली पॉइजनस रे है अगर हम देखें अपनी अर्थ पे, तो ये बहुत ही जानलेवा होती है गैस। ओजोन गैस बहुत ही ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो जानलेवा गैस है ये, लेकिन यही रेज हमारे लिए बेनिफिट भी है इन्वायरमेंट में, तो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा रही है और काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं उनसे बचने में हमारी मदद भी कर रही है। ओजोन लेयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक पता चल गया इतना। अब आगे देख लेते हैं, ओजोन लेयर तो हो गया, ओजोन लेयर बनती कैसे है वो भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। चलो एक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये बनती, अब इसको क्या होगा कि जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है कि ऑक्सीजन से कंबाइन कर, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो एटम है एक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पॉइंट, दी ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो एटम है वो कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ जो O2 होता है ना, फिर मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्या बना देते हैं, ओजोन, टू फॉर्म द ओजोन मॉलिक्यूल। तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि एक ऑक्सीजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ O2, वो उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, एक ओजोन मॉलिक्यूल O3। जैसे कि देख लेते हैं, ऑक्सीजन है, इससे के साथ क्या कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन है O2, उसके साथ क्या कंबाइन हो रहा है, एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहा है, तो ऐड कर देते हैं O, तो ये कितना हो गया, O2 + O हो गया O3, तो बन गया, इसी को हम कहते हैं ओजोन। तो ये हो गया ओजोन। इस तरीके से इसकी एक फॉर्मेशन होती है। अब ये आजकल हमने इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है हमारे आसपास, इतनी बीमारियां भी फैली रही हैं, तो वो इसलिए क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि जो उसकी थिकनेस है वो कम होती जा रही है। वो पहले काफ़ी मोटी, मतलब काफ़ी उसका जो थिकनेस थी वो उसकी थोड़ी बहुत थिकनेस थी, लेकिन अब वो पतली होती जा रही है धीरे धीरे, उसकी मोटाई जो है वो कम होती जा रही है। क्योंकि अभी 1985 में सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था अंटार्कटिका के अंदर कि ओजोन लेयर के अंदर एक होल हो रहा है, जिसको ओजोन होल के नाम से, ओजोन होल का एक नाम दिया था। तो वहाँ पर देखा जाता है कि एक होल हो रखा है ओजोन लेयर के अंदर। अब वो होल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, जो छेद है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, जिस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही थी उसका भी रीज़न देखेंगे। तो सबसे पहले अभी जो देखा हमने, जो बात कर रहे हैं हम डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर की, तो वो देख लेते हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में बात हो रही थी। तो इससे क्या पॉइंट है इसका, पहला जो डिक्रीज है, लिख लेते हैं, द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका was first observed in 1985 में सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कि उसके अंदर होल हो रहा है, एंड
and was termed as ozone होल। ओजोन होल के नाम से उसको नाम दिया गया था उसका। अब ये किस चीज़ से हुआ, जब छेद जो हुआ किस चीज़ से हुआ, क्योंकि इतना बड़ा छेद देखा गया था, उस वक्त छोटा ही था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो ये छेद क्यों हो रहा है, रीज़न इसका क्या है? तो रीज़न इसका यही है क्योंकि क्या होता था पहले कि CFC गैस बहुत यूज़ होती थी, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं कि जो यूज़ था CFC गैस का वो बहुत ही ज़्यादा था उस वक्त। तो अब क्या किया गया, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका यूज़ कम कर दिया गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी, एक पॉइंट ये वाला भी जो अभी हमने बोला उसी को लिख लेते हैं। तो दिस decreases was linked to excessive मतलब सबसे ज़्यादा, है ना, यूज़ ऑफ सिंथेटिक chemicals like क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC कहते हैं, है ना, which आर यूज्ड इन, जो कि काफ़ी सारी जगह पर यूज़ होता है। जैसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो जैसे फ्रिज रेफ्रिजरेटर जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर भी यही होता है। जो भी चीज़ें मतलब हमें ठंडक देती हैं वो सारी चीज़ें में, उन सब में क्या यूज़ होता है, CFC गैस। जैसे कि अब AC वगैरह चलती हैं तो उसमें भी CFC गैस का यूज़ होता है, और जो फ्रिज के अंदर भी CFC गैस ही होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती थी। लेकिन अब क्या किया गया कि इसको कर दिया बैन। सरकार ने कहा, गवर्नमेंट जो थी हमारी, उसने कहा कि भाई छेद हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, इसको बंद कर दिया। इसको बैन करने के बाद उसने क्या किया कि एक दूसरा चलाया जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे हम HCFCs भी कहते हैं। तो वो हमारे जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करती है, वो नॉर्मल है, जैसे गैसेज होती हैं सारी वैसी ही है। तो वो भी वही काम करती है जो काम ये करती थी, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल था, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। तो एक प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNEP भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक लिखते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNEP कहते हैं। तो उसने क्या किया कि एक प्रोटोकॉल शुरू कर दिया, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, जो किस नाम से फेमस हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, इस नाम से वो फेमस हुआ। और वो इसमें सक्सीड भी हुए। जो इस प्रोग्राम के मेंबर्स थे, वो इस जो था उनका एजेंडा, उसको पूरा भी किया उन्होंने इसके अकॉर्डिंग। और वो जो कि किया था उन्होंने 1986 में, उन लोगों ने क्या किया था कि CFC को बैन करके HCFC को लेकर आए थे। तो वो सक्सेस भी हुए थे इस प्रोग्राम के अंदर। अब ये तो हुई हमारी जो ओजोन लेयर की बात, ये सारी थी जो ओजोन लेयर की बात। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है गार्बेज डिस्पोजल का। तो गार्बेज डिस्पोजल में, अब गार्बेज है तो गार्बेज काफ़ी नुकसान करता है हमारे इन्वायरमेंट को, हमें पता है, हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो अब गार्बेज 2 टाइप के होते हैं, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि गार्बेज 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें पता है कि दोनों क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होता है जो कि डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि जो घुल जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट है जो नहीं घुलता, है ना। तो ये सब इसके बारे में हमें पता है, लेकिन फिर भी एक बार इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल जैसे वो सब्सटेंसेस होते हैं, substances which can be decomposed
decomposed substances which can be decomposed by the action of microorganism आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, है ना। वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज हो जाए उसे हम कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जिससे जो चीज़ें हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। जब भी किसी चीज़ को डिकम्पोज घुलाना होता है तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो इसी की तरह तो जो सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल हो जाए, जो डिकम्पोज हो जाए, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। अब जैसे कि उसमें के अंदर कुछ एग्जांपल आ जाते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं उसका। जैसे फ्रूट के पिल्स हैं, फ्रूट के छिलके जिसे हम कहते हैं, है ना, वो घुल जाते हैं। पेपर्स वगैरह हैं, पेपर भी घुल जाता है। जो पेपर होता है कॉपी का या कोई से भी पेपर, वो भी डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम से एक्शन करके, वो भी हो जाता है। और भी फ्रूट्स भी है, कॉटन वगैरह है, जो जैसे जूट वगैरह है, वो भी हो जाता है। तो यानी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो जो भी है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या है, वो सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसके भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि प्लास्टिक नहीं डिकम्पोज होता ही नहीं है ना, प्लास्टिक हो गया। मेटल है, मेटल भी नहीं होता है डिकम्पोज। सिंथेटिक फाइबर वगैरह ये भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। पेस्टिसाइड्स हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज नहीं होती हैं, तो वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब मैंने बताया भी कि एंजाइम्स की वजह से ही ये हो पाते हैं, एंजाइम्स की ही हेल्प से ये डिकम्पोज हो पाते हैं। लेकिन एंजाइम्स जो है वो भी एक स्पेसिफिक चीज़ों पर ही अपना रिएक्शन दिखा पाते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर उनका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसलिए तो कुछ वो जो एंजाइम्स है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही है, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको भी हम काफ़ी सारे मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम उसको वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं, जैसे कि देख लेते हैं। एक मेथड है हमारे पास जैसे कि रिसाइकल, रीयूज़, है ना, काफ़ी सारे मेथड्स हैं हमारे पास उसको करने के लिए। तो जैसे कि अब रिसाइकल में क्या होता है कि किसी चीज़ को उसी चीज़ को रिसाइकल कर देना, यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हमने क्या कर दिया, रिसाइकल कर दिया। उसी कई मतलब कि जो एक चीज़ थी उसी एक सब्सटेंस का ही दूसरा एक और सब्सटेंस बना दिया, तो वो हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल उसी का फिर एक रीयूज़ होता है, यानी कि एक चीज़ है जैसे कि एक रीयूज़ के लिए एक जैसे न्यूज़पेपर है, उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर है, हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, तो हमने क्या किया, उस न्यूज़पेपर से हमने बना दिया एक एनवलप, तो यानी ये रीयूज़ हो गया, तो ये हो गया रीयूज़। और एक होता है इंक्रीनेशन, है ना, इंसिनरेशन होता है, एक प्रोसेस है ये भी। जैसे कि इसके अंदर क्या करते हैं ना कि जो सब्सटेंस होता है उसको जला देते हैं, तो यानी कि वो क्या बन जाता है, फिर वो राख बन जाती है, ऐश। फिर वो ऐश काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ज़्यादातर वो यूज़ होता है मेडिकल वेस्ट जो होता है ना, जो ट्रांसफ़र कर देते हैं मेडिकल वेस्ट, उसके अंदर ज़्यादातर वो यूज़ होता है, राख जो ऐश होती है। और उसके बाद एक और डिकम्पोजिटिंग जैसे कि खाद वगैरह है, वो भी काफ़ी, ये भी एक मेथड है। और लैंड फिलिंग है, वो भी एक मेथड है जैसे। और बायोगैस प्लांट, ये भी एक मेथड है यूज़ करने का डिस्पोजल वेस्ट को। तो ये सारे मेथड्स हैं बस। और यहीं पर ही हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके भी जो डाउट है इन टॉपिक्स से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।